नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद. Very very welcome to all of you, to the people. This is your master teacher Harsh Priyam and I am in front of all of you with the next session of ICSE का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट है. वन शॉट का मतलब कि आज एक सेशन में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, जानेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे. तो चलो सेशन शुरू करते हैं. बट शुरू करने के पहले सारे लोग सेशन शुरू करने के लिए तैयार है? एक बार यो चाहिए चैट बॉक्स में और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए, कम ऑन पीपल एंड टेल मी कि क्या सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया एंड वीडियो लाइक कर दिया है? यस और नो इन द चैट बॉक्स. कम ऑन पीपल. चलिए तो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट ऑफ आईसीएसई 10th. हियर वी गो. तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, जानते ही होंगे. आगे बढ़ते हैं. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको देख लो पहले सिलेबस पूरा. तो आपको सबसे पहला नहीं, एक पार्ट है रिफ्लेक्शन पढ़ना है आपको, कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट्स दोनों पढ़ना है. दूसरा, फिर आपको सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ना है. और तीसरा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ना है. इक्वेशन ऑफ अ लाइन में आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जानना है, 2 पॉइंट फॉर्म जानना है और कंडीशंस ऑन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस जानना है. तो ये सारी चीजें आज के सेशन में अपन करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. कम ऑन पीपल, ऑल दोज हु हैव नॉट लाइक द वीडियो, हिट दैट लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. शुरू करें. चलिए, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? तो कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज जस्ट अ वे टू नो द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. ठीक है, कहां, कौन से प्लेन पे? तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम सब कुछ करते हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? तो ये स्ट्रेट लाइन जिसे हम नंबर लाइन पढ़ते आए बचपन से, अगर इसी नंबर लाइन पे एक और नंबर लाइन परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो हम इसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस कहते हैं. इन्हें ही हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं. और इस प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं. क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, या फिर एक्स वाई प्लेन कहते हैं. तो आप कुछ भी कह सकते हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. नीचे नेगेटिव होता है और लेफ्ट में भी नेगेटिव होता है. ठीक है, क्लियर है? ये सब बेसिक चीजें होंगी. क्लियर है सबको? चलो बताते चलो चैट बॉक्स में कि हाँ क्लियर है, बिकॉज ये सब एकदम बेसिक है, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन. अब एक्स कोऑर्डिनेट, तो कोई भी जो पॉइंट होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे देख लेते हैं. कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कहां है. तो मुझे दिख रहा है एक्स एक्सिस पे ये 3 पे है, और यहां से अगर वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो कहां ड्रॉप हुआ? 4 पे. तो मैं इसका एड्रेस लिखूंगा, इसका पॉइंट लिखूंगा 3,4. हमेशा हम एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में. तो दिस विल बी कॉल्ड एज 3,4. 3,4 एक्स एक्सिस पे ये कहां ड्रॉप हुआ परपेंडिकुलर? 3 पे. वाई एक्सिस पे 4 पे, सो 3,4. अब ये जो एक्स पहला वाला जो है ना, इसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट. क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट. और उसी तरीके से ये जो 4 है, हम इसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट. क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट. इसी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है. एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट. ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं. मतलब इस वाले में एब्सिसा 3 है, ऑर्डिनेट 4 है. समझ पाए? एब्सिसा 3, ऑर्डिनेट 4. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. तो अब आपको दिख गया होगा, कोई भी पॉइंट को एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में अगर हम दिखाएं तो एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, वाई का मतलब वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, या एक्स एक्सिस से कितने यूनिट ऊपर है. ठीक है, अगर यही मान लीजिए आपका लिखा हो 3,-2, इसका मतलब ये 3 होगा, बट ये पॉइंट नीचे आ जाएगा -2 यहां, क्योंकि -2 जाहिर सी बात है इधर होगा कहीं, ये होगा -2. तो 3,-2 ये वाला पॉइंट बनेगा. 3,2 ऊपर वाला पॉइंट, तो ऊपर वाला 3+2 बन गया, और मान लीजिए नीचे वाला 3,-2 बन गया. समझ पा रहे हैं? हाँ, क्लियर है? उसी तरीके से अगर कोई बोले -3,2, मतलब -3 इधर आएगा,
तो आप यहां पे -3 देखो, ये उधर 3 है तो ये -3 होगा, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 2 है तो ये होगा -3,2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई जहां मिलते हैं तो ये दोनों यहां मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन, जिसे हम कहते हैं 0,0। क्लियर बात? आगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x,0। तो देखो जाहिर सी बात है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहे, कोई भी पॉइंट, तो यार उस पे जाहिर सी बात दिख रहा है कि y तो है ही नहीं, क्योंकि वो पॉइंट यहीं लाई करता। मान लो यहां लाई करता तो मैं लिखता कि भाई ये मान लो अगर 3 है और ये 2 है तो ये 3,2 होगा। लेकिन अगर इसी को मैं नीचे लाते जाऊं और ये पॉइंट है, तो x पे तो 3 है लेकिन y तो है ही नहीं, हेंस दिस इज कॉल्ड एज 3,0। वैसे ही ये 1,0, 2,0, 3,0। तो x एक्सिस पे पर्टिकुलरली कोई पॉइंट लाई करता है ना, तो वो हमेशा x,0 के फॉर्मेट पे होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेम अगर मैं y एक्सिस पे कोई पॉइंट लूं, मान लो ये 2, तो इसको मैं लिखूंगा 0,2। क्यों? क्योंकि x एक्सिस, इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करे दैट इज 0,y। क्लियर है? ये खासकर याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो देखो रिफ्लेक्शन का बात क्या है, इसमें कैसे समझना है। रिफ्लेक्शन 3 टाइप से होंगे आपके। कौन से? पहला रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा। पहला रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मान लो आपका कोई पॉइंट दिया हुआ है 3,2, ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट कराओगे तो जितना ऊपर उतना नीचे आ जाएगा, और ऊपर नीचे हमेशा क्या चेंज करता है आपको पता है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर ऊपर है ये 2 तो नीचे उतना ही चला जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा। तो x में चेंज नहीं होगा, सिर्फ y में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 3,-2। तो जब भी किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस हो तो उसका x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट में साइन चेंज हो जाएगा। मान लो कोई पॉइंट यहां पे दिया हुआ है 1,-2, मान लो 1,-2 लिखा हुआ है या 1,-1 लिखा हुआ है, तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये यहां पे 1,1 हो जाएगा। तो देखो माइनस से प्लस भी हो सकता है, साइन चेंज हो जाना चाहिए y कोऑर्डिनेट का। तो जब भी रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस मतलब y का साइन चेंज। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लाइन ए बी, ऑन द कॉन्ट्रेरी तो देखो एक्स वाई क्या हो गया, x, -y हो गया। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मान लो विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस हो, मान लो कोई ये है लाइन, ऐसा कोऑर्डिनेट प्लेन, और ये वाला आपका पॉइंट है, मान लीजिए 3,2 अगेन, लेकिन अब इसका रिफ्लेक्शन मेरे को इधर निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर y एक्सिस के अबाउट है तो x में चेंज होगा, y में कोई चेंज नहीं। तो y एज इट इज 2, x का साइन चेंज होके -3। तो हेंस अगर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो x, y क्या हो जाएगा, -x, y। क्लियर है? और एक और बात बता दूं, ये x एक्सिस है, इसका दूसरा नाम y = 0 भी होता है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे तो 0, 0 है, तो यहाँ पे y का 0 है ना, यहाँ पे हर कोई भी पॉइंट लो x एक्सिस पे हमेशा y 0 रहता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम y = 0। वैसे ही y एक्सिस है ये, इस पे हर एक x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका दूसरा नाम x = 0 भी है, इसीलिए यहाँ पे y = 0 और x = 0 लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने 2 रिफ्लेक्शन देख लिया, एक विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। जिसके रेस्पेक्ट में होगा वो कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, उसके दूसरे वाला उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। अब तीसरा होता है रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन का मतलब क्या कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ x है और ये है y, और यहां पे फिर से कोई पॉइंट लेते हैं 3,2। ठीक है, 3,2 का मतलब हो गया ये 3 पे है और ये 2 पे है। रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब ये होता है कि आप इसी को ओरिजिन से जोड़िए और ऐसा एक्सटेंड करते जाइए सच दैट कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाने हैं। एक ट्रायंगल इधर बना हुआ है, इसी के कॉन्ग्रुएंट इधर इस साइड में एकदम अपोजिट साइड में एक और ट्रायंगल। तो जब आप इसी के एकदम अपोजिट बनाओगे, कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल हैं,
तो आप समझ रहे होगे कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, 3 ही रहेगा, लेकिन ये -3 लिखाया जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव साइड में है। वैसे ही अगर ये 2 है, 2 यूनिट्स, तो ये भी 2 यूनिट्स होगा, लेकिन नेगेटिव साइड में है तो ये होगा -3, -2। तो हमेशा याद रखने का कि ओरिजिन से अगर कभी भी हम रिफ्लेक्शन लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो x और y दोनों के साइन पलट जाएंगे। पलट जाएंगे मतलब अगर माइनस है तो माइनस का रिफ्लेक्शन प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का रिफ्लेक्शन माइनस, या फिर मान लो यहां पे कोई पॉइंट है माइनस प्लस में, तो वो इधर आके प्लस माइनस हो जाएगा, तो अपोजिट साइन हो जाएंगे। क्लियर? तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, -x -y। चलिए, तो अब बात करते हैं इनवेरिएंट पॉइंट की। तो इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है? तो देखो, एनी पॉइंट दैट रिमेन्स अनऑल्टर्ड अंडर अ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट। कोई भी ऐसा पॉइंट जो किसी ट्रांसफॉर्मेशन में आप उसको डालो लेकिन वो चेंज ही ना करे, उस पॉइंट को हम कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है 0,5 इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ y एक्सिस। जाहिर सी बात है, कैसे? मान लो ये है, अब आपका 0,5 ये रहा, आपने बोला इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करो विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो यार y एक्सिस पे तुमने यहीं पे पॉइंट रखा और तुम बोल रहे हो इसी को मिरर बना के इसका रिफ्लेक्शन दे, तो कैसे मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। या फिर इसको ऐसे सोच लो कि मैंने आपको बताया था विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस मतलब y चेंज नहीं करेगा, तो यहां पे x को चेंज करने लायक है ही क्या? 0 को -0 लिखोगे क्या? कोई फायदा नहीं होगा। तो 0,5 चेंज ही नहीं करेगा, इसीलिए इसको इनवेरिएंट पॉइंट कहेंगे। हाँ, अगर यही 0,5 रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस करा दे तो नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,-5, फिर ये इनवेरिएंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसका रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस है तो ये इनवेरिएंट होगा। क्लियर है? जल्दी चैट बॉक्स में सारे लोग क्लियर है, हाँ या ना? बढ़े आगे, कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स याद कर लो। इनवेरिएंट पॉइंट, द पॉइंट इज इट्स ओन इमेज, जाहिर सी बात है। तो हमेशा मैक्सिमम केसेस में अगर रिफ्लेक्शन का केस ले रहे हैं तो वो उसी एक्सिस पे होगा जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे y एक्सिस पे ही रखा हुआ है, तभी तो y के अबाउट रिफ्लेक्शन बोले तो नहीं हुआ। अगर ये y एक्सिस पे है लेकिन हम x के अबाउट रिफ्लेक्शन बोल देंगे तो हो जाएगा। तो इनवेरिएंट पॉइंट उसी एक्सिस पे रखा होगा जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। Such transformation is called invariant transformation। जाहिर सी बात है, reflection of any point is invariant under reflection of a line if the point lies on the same line। हमेशा ध्यान रखना, जैसा मैंने बताया, चाहे वो एक्सिस हो चाहे वो लाइन हो, अगर उसी लाइन पे या उसी एक्सिस पे पॉइंट रखा हुआ है और वही मिरर भी है, मतलब उसी के अबाउट रिफ्लेक्ट भी कराना है, तो रिफ्लेक्ट कभी नहीं होगा। कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है? अब दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो यार, सेक्शन फॉर्मूला में क्या है? बहुत ही सिंपल सा चीज है, मैं आपको बस 1 मिनट में बता दे रहा हूं कि ये प्रूफ हुआ कहां से। हालांकि इसका प्रूफ उतना जानना जरूरी नहीं है, आपसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखो, हुआ यूं कि इसमें बोला यह जाता है सेक्शन फॉर्मूले में कि आपके पास एक पॉइंट A है हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1, एक पॉइंट B है हैविंग कोऑर्डिनेट x2 y2। तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये x1 y1 x2 y2 है तो इसके बीच में कोई एक पॉइंट P होगा जो कि इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप बताइए ये पॉइंट P कौन सा होगा? अभी m/n कुछ भी हो सकता है 2:3 में बांटे, 3:5 में बांटे, 7:3 में बांटे, कुछ भी। तो अगर वो रेशियो दिया है और ये दोनों पॉइंट दिए हैं तो बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए 2 ट्रायंगल बनाए जाते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये 2 ट्रायंगल ऐसे हैं कि बेटा ये वाला पॉइंट के नीचे यहां तो ये x1 बन जाएगा बिकॉज x1 y1 है, और उसी तरीके से ये वाला y1 बन जाएगा बिकॉज ये x1 ये y1। उसी तरीके से अगर इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, y कि भैया x, y निकालते हैं, तो ये वाला पॉइंट नीचे ड्रॉप करूंगा तो ये x बन जाएगा, इसको इधर लाऊंगा तो ये y बन जाएगा। समझ रहे हो? वैसे ही आखिरी वाला x2 y2, इसको नीचे लाऊंगा तो ये वाला पॉइंट x2 बन जाएगा और इसको इधर लाऊंगा तो ये वाला पॉइंट y2 बन जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अगर ये x1 है और ये x है तो बीच का डिस्टेंस निकलेगा क्या? क्या निकलेगा? x माइनस x1। टोटल x है, इसमें से x1 माइनस किया तो x माइनस x1। वैसे ही ये वाला निकलेगा क्या? ग्रीन वाले ट्रायंगल का बेस, हाँ निकलेगा। कैसे? x2 माइनस x।
लिख दो यहाँ पे x2 माइनस एक्स। उसी तरीके से अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये वाला वैल्यू चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये y है टोटल और ये है y1, तो बीच वाला क्या होगा y माइनस y1, ये क्या हो गया y माइनस y1। सही बात। उसी तरीके से ये y2 ये y, तो बीच वाला क्या हो गया y2 माइनस y। अब मैंने इतना किया क्यों, क्योंकि आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये रेड ट्रायंगल और ग्रीन ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे भाई, देखो एक बात तो साफ साफ दिख रही है, ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और ये तो 90 डिग्री है ही, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हुए तुम इसकी सिमिलर साइड्स लिख सकते हो। इसको मान लो तुमने Q लिखा, इसको R लिखा, तो तुम लिखोगे तुरंत AQ बाई PR, लिखोगे AQ बाई PR। AQ बाई PR किसके इक्वल लिख सकते हो, लिख सकते हो PQ बाई BR, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, PQ बाई BR, और इक्वल्स टू लिख सकते हो थर्ड साइड AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, लिख दो AP अपॉन PB। अब आपको सारे वैल्यूज डालने हैं और सॉल्व करने हैं। तो AQ क्या है, AQ इसीलिए हम लोगों ने पहले निकाला था, x माइनस x1 है, डाल दो यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन PR क्या है बेटा, PR है x2 माइनस x, x2 माइनस x बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। देखो PQ और BR यही है, और इज इक्वल्स टू AP बाई PB m बाई n है। ठीक है, तो m बाई n। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको सॉल्व करना होगा। पहले वाले को आखिरी वाले से इक्वेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका अननोन टर्म x है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बस एक अननोन, बाकी सारे नोन ही हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा, और वही आंसर आपका फॉर्मूला बनेगा ऐसा, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ये याद कैसे रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला चीज तो उतना नहीं भी याद रहे चलेगा, बट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत है। तो आप याद करने का तरीका ऐसा देखो, ये m ये n दिख रहा है सबको, m/n का रेशियो। अब बेटा इधर का पॉइंट इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा, इधर का रेशियो m अपोजिट साइड वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा mx2, और इधर का n इधर के पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा nx1, mx2 प्लस nx1 दिख रहा है सबको, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेम y में इधर का रेशियो m उधर के y2 से my2 प्लस ny1, उधर का रेशियो इधर के पॉइंट से ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर फंडा। तो ये हो गया x और y की वैल्यू। ये आप नोट डाउन भी कर लो क्योंकि बहुत इस्तेमाल होगा, बहुत ज्यादा काम आएगा अभी। ठीक है, चलो बढ़े आगे। क्लियर। अब इसी में बात कर लेते हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है। तो देखो यार, मैंने आपको अभी भी पढ़ाया, ये लाइन है, a है, x1 y1 है, ये b है, x2 y2 है, तो और ये जो बीच का पॉइंट है ये p है। अब मैंने आपको बताया m/n, मानो अगर ये मिड पॉइंट हो तो m भी 1 हो जाएगा और n भी 1 हो जाएगा। मिड पॉइंट का तो यही मतलब होता है ना, दोनों बराबर बराबर हो जाए। तो आप सेक्शन फॉर्मूला ही लिखोगे, बस उस जगह m और n की वैल्यू 1 डाल दोगे। तो आपने क्या लिखना है, x इक्वल्स टू mx2, तो m के जगह पे 1 है तो x2 के जगह पे 1 इंटू x2 पड़ेगा, प्लस nx1 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n। देखो यहां पे देखो 1 1, तो x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x2 प्लस x1 अपॉन n प्लस 1 क्या होगा, ये होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और सेम y में भी हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बना है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो मिड पॉइंट तो बहुत ही सिंपल सा है, वो बस सेक्शन फॉर्मूला से निकला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब तीसरी चीज है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड भी मिड पॉइंट से और सेक्शन फॉर्मूले की मदद से ही निकलता है। जैसे इसमें सेंट्रॉइड पहले तो होता क्या है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है कि एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, इसमें आप 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हो। मीडियन बोले तो एक ऐसा लाइन जो इसको इक्वल पार्ट में बांटे। तो ऐसे कितने 3 ड्रॉ कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो एडी बीई सीएफ 3 मीडियन हो गए आपके। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, अब मान लो ए दिया हुआ है x1 y1, बी भी दिया हुआ है x2 y2, सी भी दिया हुआ है x3 y3, सॉरी, हाँ सी भी दिया हुआ है x3 y3। ठीक बात। अब तो ए बी सी दिया हुआ है, अब बी और सी की मदद से तुम डी निकाल सकते हो क्या, बिकॉज डी तो मिड पॉइंट होगा, मीडियन है ना। तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, आपको ए मिल गया, डी मिल गया। अब सी निकालना है, सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो मीडियन है ना, वो सेंट्रॉइड से 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो सोच के देखो, तुम सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। क्या है, क्या बस ये ऐसा है ना, ए है और यहाँ पे डी है। देखो ये डी है और ए है, और बीच में यहाँ पे सेंट्रॉइड वाला कोई पॉइंट है, लेट्स कॉल इट जी। तो ये जो जी पॉइंट है, ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और आपसे जी पूछा जा रहा है। यही तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले सेक्शन फॉर्मूला में। तो आप सेक्शन फॉर्मूले की मदद से जी निकाल सकते हो, सेंट्रॉइड। हालांकि उसको निकालने की आपको जरूरत नहीं, बिकॉज वो आपसे कहीं नहीं पूछेगा। आपको बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सॉल्व करने के बाद, सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद ये क्या आया। तो इसकी वैल्यू होती है, अच्छा यहां दिया नहीं हुआ, मैं बता देता हूं। देखो ये जो जी है, इसका कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, जस्ट लाइक मिड पॉइंट, तीनों का एवरेज, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। समझ गए? जल्दी बताओ, क्लियर है? सिंपल है यार, ज्यादा टफ नहीं, मतलब बहुत ही सिंपल है मेरे हिसाब से। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाई 3, दैट्स इट। आप चाहो तो ऐसे करके देख सकते हो। प्रूफ कराना अभी उद्देश्य नहीं है, बिकॉज वो जरूरी नहीं है, बट फिर भी कोई करके देखना चाहे तो ऐसा कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो देखो यार, इक्वेशन ऑफ लाइन तुम बचपन से पढ़ते तो आ रहे हो। जैसे मान लो मैं कुछ भी लिख दूं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अब इन्हीं लाइंस को, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, स्ट्रेट लाइन देगा, आपको पता है। अब इन्हीं लाइंस को कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में पढ़ना है अपने को। फॉर्मेट में क्या मतलब? तो फॉर्मेट का ऐसा मतलब कि तुम इसी लाइन को क्या y इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग लिख सकते हो क्या? मतलब मानो तुम इस 2x को उधर भेज दो पहले, तो तुम लिख सकते हो 3y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6। अब आप 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 टाइम्स x प्लस 6/3 मतलब 2। देखो ये इस फॉर्मेट पे आ गया, y इक्वल्स टू mx प्लस c। हाँ आ गया ना, देखो mx प्लस c, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है m की वैल्यू माइनस 2/3 और c की वैल्यू 2। अब तुम पूछोगे सर ये mx प्लस c हमने क्यों पढ़ा, क्या है m क्या है c? तो बेटा यहां पे सीखने वाली बात ये है, m को हम कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप का क्या मतलब? देखो कोई भी लाइन जो है वो x एक्सिस से कोई ना कोई तो एंगल बनाती है, तो वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, इसे ही हम स्लोप कहते हैं। मतलब बेसिकली स्लोप डिफाइन किया जाता है टैंजेंट ऑफ दैट थीटा। टैन थीटा से हम उसका स्लोप को डिफाइन करते हैं। तो मान लो ये लाइन, ब्लू लाइन रेड लाइन से थीटा एंगल बना रही है, तो अब मैं कहूंगा थीटा नहीं, मैं उसको कहूंगा टैन थीटा इसका स्लोप है। तो यहां पे टैन थीटा की वैल्यू माइनस 2/3 है। और c क्या है? तो c वो पॉइंट होता है जिसपे ये लाइन y एक्सिस से इंटरसेक्ट करती है। जैसे यहां पे c क्या है 2, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये वाला जो पॉइंट है ना, ये होगा 0,2, क्योंकि 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो c इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। c को हम क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट।
वाई इंटरसेप्ट मतलब ये हमेशा वाई एक्सिस से कितने पे इंटरसेक्ट कर रहा है कोई भी लाइन। देखो तुम कैसा भी लाइन बना दो वो हमेशा वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट तो करेगा ही। अगर मान लो वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट ही नहीं कर रहा मतलब वाई के पैरेलल होगा, फिर यही हो सकता है ना, वाई के पैरेलल होगा। तो उस केस में हमारा होता है x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वहां पे y का बात ही नहीं होता। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट। देखो यहां पे स्लोप है और इंटरसेप्ट है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पे हमें स्लोप और इंटरसेप्ट की मदद से इस लाइन को दिखाया। अब यही सेम लाइन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 मैं दूसरे तरीके से भी दिखा सकता हूं, जैसे 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाता है कि आपको वही लाइन दिया जाता है, बट पहले जैसे मान लो, अगर मान लो मेरे को बोला गया कि एक लाइन बताइए जिसका स्लोप -2/3 है और वो y एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है, तो मैं बड़े आराम से लिखूंगा स्लोप अगर -2/3 है तो m -2/3 और c2, इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन इसी लाइन को बताने का ये भी तो तरीका हो सकता है कि यार ये जो लाइन है ना ये 0,2 से पास कर रहा है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये यहां पे 3,0 से पास कर रहा है। मतलब आपको दिया गया कि भैया एक लाइन है ये 3,0 और 0,2 से पास कर रहा है, बताइए ये लाइन क्या है। तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अब लाइन के बारे में पता करना है, कैसे पता करोगे? तो 2 पॉइंट फॉर्म यहां पे काम आता है। अब 2 पॉइंट फॉर्म में होता क्या है, यहां पे भी एक फॉर्मूला होता है। तो समझो, मान लो तुम्हारा पॉइंट जो गिवन है वो है x1 y1, एक पॉइंट गिवन है जहां से लाइन पास कर रहा है x1 y1, एक पॉइंट गिवन है x2 y2, यहां से भी लाइन पास कर रहा है। ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, सही बात। अब फॉर्मूला ये होता है, हम इसे लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। क्या लिखते हैं? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। अब x1 y1 तो तुम्हें दिख रहा है लेकिन स्लोप नहीं दिख रहा है तुम्हें, तो स्लोप के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 2 माइनस 0, तो आप यहां पे निकाल भी सकते हो इसको। कैसे निकालोगे? तुम लिखोगे 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3। देखो ध्यान से, तुम्हारा स्लोप आ गया, क्या आया? 2 अपॉन -3 या -2/3, m आ गया ना, -2/3 आ गया, स्लोप आपको मिल गया। अब y माइनस y1 करो, तो y1 आपको दिख रहा है 0, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू m दिख रहा है -2/3, सॉरी m दिख रहा है आपको -2/3, x माइनस x1, x1 आपको दिख रहा है 3, तो x1 आपको दिख रहा है 3। अब सॉल्व करो, जैसे ही सॉल्व करोगे y इक्वल्स टू -2x/3, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर 3 कटेगा, ये +2 हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखना बेटा, ये वही लाइन है जो हमने पीछे लिखा था, -2/3 टाइम्स x प्लस 2, यही सेम चीज -2x/3 टाइम्स +2। समझ रहे हो? तो सेम लाइन को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि दिया हुआ हो कि भाई ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ऐसे लिख दो इक्वेशन। 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन ये होता है, इसको कहीं नोट डाउन कर लो जहां पे m की वैल्यू ऐसी होती है, तो आप ऐसे इक्वेशन लिख लो, या फिर अगर स्लोप इंटरसेप्ट दिया हुआ है वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा इक्वेशन वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा, बस लिखने के अलग अलग तरीके हैं, गिवन ऑन द इंफॉर्मेशन जो आपको दिया हुआ हो। भाई अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है तो ये लगा लो, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो ये लगा लो। समझ गए? तो इससे आपको स्लोप का फॉर्मूला भी पता चल गया। क्लियर है सबको? चलो अगर क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़े। अब हम लोग कुछ सॉल्व करें, मतलब सॉल्व इन द सेंस क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत देर से थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब आखिरी चीज पढ़ लो बस, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो मैंने अभी तुम्हें बताया स्लोप, स्लोप को हम लोग कैसे दिखाते हैं? m से। तो अगर कोई 2 लाइन है और दोनों सेम एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो इसका मतलब लाइन पैरेलल होती है। हाँ, तो इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 L2 पैरेलल है तो दिस एम्प्लॉइज θ1 और θ2 बराबर होगा। θ1 और θ2 बराबर होंगे, और अगर θ1 θ2 बराबर है इसका मतलब इसका tan θ1 और tan θ2 भी बराबर होगा,
और tan θ1 tan θ2 क्या होता है, स्लोप। इसका मतलब पहले लाइन का स्लोप और दूसरे लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए, m1 m2। तो इसका m1 मानो, इसका m2 मानो, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब मानो अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे से, तो इस केस में L1 है जिसका स्लोप है m1 और ये है L2 जिसका स्लोप है m2। इस केस में क्या होता है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो आपको याद रखना है कि m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। अब कहां से आया है वो अभी नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ दो। बस ये ध्यान रखना, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट -1 होगा। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब हमारा थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया, m1 इंटू m2 -1 हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बस आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भैया टर्म 1 का क्रैश कोर्स अवेलेबल है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो जो जो लेना चाहते हैं दे कैन गो फॉर टर्म 1 क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स वेदांतु के वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जाता है। 6300 इसका कॉस्ट है और इसमें लाइव सेशंस में डाउट सपोर्ट पूरा रहता है। इवन लाइव सेशन के बाद भी डाउट सपोर्ट रहता है। और आईसीएसई वाले बच्चों के लिए भी फुल ईयर का कोर्स अवेलेबल है, तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक देखो, जो भी तुम्हें जरूरत महसूस हो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन बाय इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देख लो 7000 दिखेगा बट 6300 हो जाएगा प्राइस, तो इससे आप कम प्राइस में यू कैन गेट दिस कोर्स। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू। ठीक है, चलिए पहला सवाल। तो पहला सवाल कहता है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या होगा। दो दिए हुए मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है। अगर आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानते हो तो दोनों का आपको पता है मिड पॉइंट क्या होगा। तो भैया मिड पॉइंट मान लो ए बी है, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, -2 - 6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो -8/2 -4 और यहाँ पे 4/2 मतलब 2, -4, 2 आंसर क्या आ गया, सी। क्लियर है? आसान है ना, बस यही करना है। मिड पॉइंट इतना आसानी से निकल गया। ठीक है, चलो अब दूसरा सवाल, -4, 2 आ गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अब ध्यान से देखना क्या है। ये कहता है कि आपके पास एक लाइन है ए बी, ये ए है -2, और ये बी है 3, 7। अब आपने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास रेशियो दिया हुआ हो तो हम बीच का पॉइंट निकाल सकते हैं, पर यहां पे ये कह रहा है कि बीच का पॉइंट हम दे देते हैं P 2, y। अगर हम इसको बता रहे हैं कि ये 2, y है, तो अब आप बताइए ये पॉइंट P इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले हमने ये देखा था m/n। तो बच्चा यहां क्या करता है, वो तुरंत बोलता है अच्छा सर m/n लेते हैं, पॉइंट में डालेंगे, इक्वेट कर देंगे, बट उससे आंसर नहीं आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन जो सेक्शन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो, जहां पे आपसे रेशियो पूछा जाए, क्या पूछा जाए, रेशियो, तो आपको हमेशा रेशियो k/1 अज्यूम करना है, m/n नहीं। m/n कब लेंगे, जब रेशियो दिया हुआ हो। पॉइंट निकालना हो तो m/n कर लो, अगर रेशियो ही निकालना हो तो आप हमेशा k/1 करना। ठीक है, अब देखो इसका x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट आपको फॉर्मूला याद है, mx2 इधर का इधर से और इधर का इधर से, ऐसा ही था ना। तो k का 3 से, 3k, 1 का -2 से, तो +1 इंटू -2 होल डिवाइडेड बाई m+n। फॉर्मूला ऐसा ही होता था, m+n मतलब k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2k + 2 = 3k - 2। ये उधर भेजो 4 हो जाएगा, ये इधर भेजो k हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई 4। और आपने रेशियो क्या माना था, k/1, मतलब k की वैल्यू अगर 4 तो 4/1, तो आंसर आ गया 4/1। बल्ले बल्ले, क्लियर है? पक्का क्लियर है? बस इतना ही था, सिंपल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो देखो इन लोगों ने m/n करके किया है, काफी लंबा गया है इनका, बट उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप k/1 मान लो, आसानी से बन जाएगा। तो आंसर इज 4:1। देखो हमारा कितना सिंपल आया, बस 2 लाइन में, एक k/1, एक लाइन सॉल्व, दूसरे लाइन में आंसर। ये सब आपको समझाने के लिए करना पड़ा। इन लोगों ने तो डायग्राम नहीं बनाया, तो बिना डायग्राम के इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, एक लाइन में आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ो भाई। सवाल कहता है पॉइंट -2, 0 ऑन रिफ्लेक्शन इन अ लाइन इज मैप्ड टू 2, 0। मतलब कह रहा है कि आपके पास ये x एक्सिस y एक्सिस है, एक पॉइंट है यहाँ पे -2, 0, जाहिर सी बात है ये x एक्सिस पे होगा बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका रिफ्लेक्शन कराया किसी लाइन में और रिफ्लेक्शन के बाद 2, 0 आ रहा है। तो कॉमन सेंस लगाओ, कौन से लाइन में रिफ्लेक्शन कराया होगा यार? मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है भाई, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, मतलब जरूर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराया गया है, तभी तो दिस -2 पलट गया ना, तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन। एंड द पॉइंट 5, -6 ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन मतलब y एक्सिस इज मैप्ड टू -5, -6। 5, -6 कुछ यहां पे होगा, इसका रिफ्लेक्शन कराया इसी y एक्सिस में, तो वो इधर आके -5, -6 हो गया। सत्य वचन, -5, -6। नेम द मिरर लाइन एंड राइट इट्स इक्वेशन। अब मिरर लाइन कौन सा है उसका इक्वेशन बताइए यार, ये तो सिंपल है। मिरर लाइन कौन सा है? y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y एक्सिस इक्वेशन x = 0। सिंपल। कितना सिंपल था कि नहीं था? बताओ, साफ साफ दिख रहा है, इजंट इट? तो बस यही आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइंस whose equations are this and this are perpendicular to each other। अब याद करो, परपेंडिकुलर के लिए मैंने कंडीशन बताया था क्या? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन -1 के बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट। तो आपको सबसे पहले स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन निकालना होगा। स्लोप के लिए मैंने एक फॉर्म पढ़ाया था, स्लोप इंटरसेप्ट, वहां सबसे आसानी से निकलता है। तो वो फॉर्म था y = mx + c। तो आप भी इस फॉर्मेट में दोनों लाइन को लिख दो। पहला वाला लाइन अगर आप लिखोगे y उधर भेज के, तो पहला वाला लाइन होगा y = 2x + 5। अग्री करते हो हाँ या ना? y को उधर भेज दिया, y = 2x + 5। अगर इस लाइन को कंपेयर करते हो m से, तो साफ साफ दिख रहा है m12 है पहला लाइन का स्लोप, बिकॉज यही होता है। देखो कंपेयर, m1 की वैल्यू 2। सेम काम यहां पे अगर करोगे, px + 3y = 4। देखो यहां लिख रहा हूं, px + 3y = 4। तो इस p को उधर भेजोगे, तो y = -p/3 टाइम्स x + 4/3। मैंने px को इधर भेजा तो -px और फिर 3 से डिवाइड कर दिया, तो -px/3 + 4/3। ठीक है, यहां पे स्लोप ये हो गया, दिस इज m2। तो m2 और m1 दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। तो अब बेटा निकल जाएगा सब कुछ। m1 की वैल्यू 2 इंटू m2 की वैल्यू -p/3, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। यही होना चाहिए ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको उधर माइनस माइनस कटा, ये माइनस और ये माइनस, और ये 3 उधर 2 नीचे, तो p की वैल्यू 3/2। यही तो पूछा गया था। कितनों को समझ में आया? आया नहीं आया? सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है। तो p की वैल्यू 3/2, हेंस दिस इज द आंसर। p की वैल्यू 3/2। सेम चीज इन लोगों ने भी किया, तो हेंस आंसर 3/2। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। मैंने आपको अभी भी बताया था सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। तो भैया निकाल दो सेंट्रोइड x, क्या होगा? तीनों का सम -1 1 5, -1 + 1 + 5 डिवाइडेड बाई 3, वैल्यू हो गया 5/3। फिर y क्या होगा? 3 - 1 1, 3 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3, वैल्यू हो गया 1। सिंपल। 5/3, 1, 5/3, 1, बी इज द आंसर। देख रहे हो, एक एक सेकंड में आ रहे हैं एमसीक्यू के आंसर्स, और सच में एमसीक्यू तो इतना ही आसान होने वाला है। एक एक सेकंड में आंसर आ रहा है, 5/3, 1। दैट्स इट, यू गेट द आंसर।
सेम प्रोसीजर, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, आंसर आ गया। चलो बढ़े आगे अगले सवाल पे। चलो अगला सवाल, ओ तेरी खत्म हो गया। अब अगला सवाल नहीं, अब अगला आपका होमवर्क। तो इस होमवर्क को आपको करके लाना है। अगले सेशन में इस पे बात करेंगे कि भाई कौन कौन सही किया नहीं किया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा और मजा आया होगा। तो अगर समझ आया, पसंद आया और मजा आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो जो बच्चे वेदांतु के प्रो सब्सक्रिप्शन में जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए। आपके जरूरत की बहुत सारे कोर्सेज वहां पे दिए हुए हैं। लिंक पे क्लिक कीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू गेट इनटू द सेशन। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय।